बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने 2 शादियां कर रखी थी। एक बीवी शहरी थी और दूसरी गांव की पेंडू। मैं ज्यादातर शहर में ही रहता था। अपनी गांव वाली बीवी के पास बहुत कम कमाता था क्योंकि मुझे उससे गोबर की बदबू आती थी। इस बार जब मैं गांव आया तो मेरी जाहिल बीवी ने मेरी खूब खिदमत करना शुरू कर दी क्योंकि उसे शक पड़ गया था कि शायद मैंने दूसरी शादी कर रखी है। यूं वो बार बार मेरे पांव दबाती और रात को मेरे लिए ठंडी लस्सी बना बना कर लाती, जिसको पीते ही मैं कमरे में ही सो जाता। एक दिन गला खराब हुआ तो लस्सी को ना पिया। अभी मुझे लेटे थोड़ी देर ही गुजरी थी कि सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि मेरी पेंडू बीवी मेरे लिए लस्सी बनाकर लाई। तो मैंने बड़े गुरूर से कहा, तुम ये लस्सी मेज पर रखकर बाहर चली जाओ, क्योंकि मुझे रजिया की मौजूदगी में बड़ी कोफ्त सी होती थी। वो मुस्कुराकर बोली, अगर आपको मेरी मौजूदगी से परेशानी होती है तो मैं बाहर सहन में ही सो जाऊंगी। अम्मी जी को भी इल्म नहीं होने दूंगी कि मैं कमरे में नहीं सोई। मैं रसिया का मुंह तकता रह गया था। वो तो ऐसी नहीं थी। मैं तो जब भी गांव आता वो मेरे इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाती थी जैसे तितली फूल के गिर्द मंडलाती हो। मैं मुस्कुराकर बोला, नेकी और पूछ पूछ। मुझे यकीन था कि मेरी बात सुनकर वो एकदम ही रोने लगेगी, मगर उसके चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब न हुई और वो अपना तकिया उठाकर बाहर चली गई। मैं तो अभी तक हैरत में ही डूबा हुआ था कि आखिर इसको क्या हुआ है। खैर, मैंने कंधे उचका दिए और मन ही मन में सोचा कि चलो अच्छा ही है, गोबर की बदबू से तो जान छूटेगी। और एक ही सांस में गटागट पूरा लस्सी का जग पी गया था। हम गांव के रिहायशी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी देसी खुराकों से मोहब्बत नहीं छोड़ते। मैं तो यूं ज्यादा वक्त शहर में ही गुजारता था, मगर जब भी गांव आता तो मेरी अवलीन तरजीह लस्सी ही होती थी। मैं लस्सी पीकर लेट गया और अपनी जिंदगी की मोहब्बत अपनी दूसरी बीवी आसिया से फोन पर बात करने लगा। आफिया की वही मासूम और बच्चों जैसी बातें थी। वो कहती, एजाज, अपनी इस पेंडू बीवी से खूब पैसे बटोर कर लाइएगा, हम यहां पर होटलिंग करेंगे, खूब शॉपिंग करेंगे। मैं तो हंसता ही चला जाता कि ऐसा ही करूंगा। बात करते करते मैं न जाने कब सो गया, कुछ इल्म ही ना हुआ। सुबह आंख खुली तो रजिया मेरे सामने खड़ी थी। मेरा मिजाज एकदम से खराब हो गया था कि अब इसकी बेकार बातें सुननी पड़ेंगी। मगर मुझे हैरत तो तब हुई जब वो मुझे देखते ही कमरे से बाहर चली गई। मैं उठकर नहाया, कपड़े तब्दील किए और खेतों का चक्कर लगाने के लिए भी तैयार हो गया था, मगर अभी तक वो कमरे में वापस नहीं आई थी। मैंने आज सारे हिसाब किताब इकट्ठे करके फाइलें अम्मी को जमा करवानी थी और फिर मैंने वापस शहर चले जाना था। मैं खेतों का चक्कर लगा रहा था जब हमारा एक मुलाजिम भागता हुआ मेरे पास आया और बोला, चौधरी साहब, मेरी बीवी घर से भाग गई है, कुछ करें मेरी खातिर। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, ये क्या कह रहे हो? बीवी क्यों भागेगी तुम्हारी? तुम्हारी तो मोहब्बत की शादी हुई थी ना? वो रोने लगा और बोला, चौधरी साहब, हुई तो मोहब्बत की ही शादी थी, मगर अब कुछ दिनों से मेरी बीवी के तेवर बदल गए थे। रात भर बहाने बहाने से उठकर सहन में जाती थी। एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो सहन में बैठी किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। मैंने उसे पकड़कर मारा तो मेरे कदमों में गिरकर माफी मांग ली कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। और फिर उसने सच में मेरे सामने ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं की थी। कल रात मैं बड़ी गहरी नींद सोया। सुबह उठकर देखा तो मेरी बीवी ही घर में मौजूद नहीं थी। मुलाजिम की बातें सुनकर न जाने मेरे सामने रजिया क्यों खड़ी हो गई थी। उसके भी तो तेवर बदले हुए थे आजकल। खैर, मैंने सर झटक दिया और कहा, फिक्र न करो, शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। मैंने अपने 3-4 मुलाजमों को आसपास के गांव में भेज दिया था और शाम तक दूसरे गांव से मुलाजिम की बीवी भी मिल गई थी। मैंने उसकी शौहर की मौजूदगी में उससे इस्तफसार किया कि तुमने इंतहाई कदम क्यों उठाया। तो वो बोली, चौधरी साहब, मेरा शौहर मुझे वक्त नहीं देता था। मैं जवान हूं, हसीन हूं, मेरा भी जी चाहता है कि मेरे हुस्न को सराहा जाए, मगर इसको तो अपने जमींदार से ही फुर्सत नहीं थी। ऐसे में मुझे अहमद से मोहब्बत हो गई तो मैं उसके साथ भाग गई। अब मैं अपने शौहर से तलाक लेकर अहमद से शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा, ये तुम लोगों का घरेलू मसला है, जो सही लगता है वो कर लो। और मैं उनको छोड़कर अपने घर चला आया था। मेरा जहन बहुत उलझा हुआ था। मैं जमीनों के कागजात लेकर ऊपर छत पर चला गया। मैं कागजात देखने लगा था कि आज भी सारी की सारी जायदाद रजिया के नाम पर ही थी। दरअसल रजिया मेरे मामू की बेटी है। हम दोनों एक ही आंगन में खेल कूद कर जवान हुए थे।
मेरे मामू और अब्बू आपस में कज़न भी थे और दोस्त भी थे। ये और बात है कि मेरे अब्बू हैसियत में ज़रा कम ही थे, उनके नाम पर ज़्यादा ज़मीनें भी नहीं थीं। दोनों दोस्तों ने बचपन ही में हम दोनों का रिश्ता तय कर दिया था और तब मैं मैट्रिक में पढ़ता था। इतनी समझबूझ भी नहीं थी, इसीलिए इस रिश्ते पर कोई ख़ास ऐतराज़ भी ना हुआ। फिर मैं जूं जूं बड़ा होता गया तो रज़िया से सामना भी ना होने के बराबर ही था। वो मुझसे बहुत शर्माती थी, इसीलिए मेरे सामने आने से गुरेज ही करती थी। मैं बड़ा हो गया तो आला तालीम के लिए शहर चला गया। शहर की तो दुनिया ही बहुत अजीब है, अजब रंग ढंग लिए हुए थी। मुझे शहर की चकाचौंधी बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए मैं अब बहुत कम कम ही वापस चक्कर लगाया करता था। यूनिवर्सिटी में मेरी दोस्ती कई लड़कियों से भी हो गई थी। एक दिन अम्मी की कॉल आई, वो बहुत रो रही थी। मैंने वजह पूछी तो वो बोली, तुम्हारे इकलौते मामू चल बसे, जल्दी से गांव वापस आओ। मैं घबरा गया था, जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ और वापसी की राह ले ली। मेरी और मेरे मामू की बड़ी दोस्ती थी, वो हमेशा मेरे मुश्किल वक्त में काम आते थे। अम्मी ने तो मुझे शहर जाकर तालीम हासिल करने की भी इजाज़त नहीं दी थी। ये तो मामू ही थे जिन्होंने अम्मी को समझा बुझाकर मुझे इजाज़त दिलवा दी थी। मेरे दिल पर गम का पहाड़ टूट पड़ा था। जब गांव पहुंचा तो मुझ पर असल क़यामत तब टूटी थी। मुझे बताया गया कि सिर्फ मेरे मामू का ही इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि मामू, मुमानी और अब्बू एक ही गाड़ी में जा रहे थे। उनका एक्सीडेंट हो गया और कोई एक भी ना बच पाया था। मैं तो सदमे से पागल हो गया था। मेरी अम्मी की हालत बहुत अजीब थी। हम पर वो वक्त बहुत कड़ा था। 2 माह मैंने गांव ही में गुजारे थे। रज़िया भी हमारे घर आई हुई थी, क्योंकि उसका अपना घर तो उजड़ चुका था। तब मैंने रज़िया को बहुत गौर से देखा था। वो तो बहुत ही सीधी सादी थी, बल्कि बेवकूफ़ी की हद तक सीधी थी। चाल चलन भी उसका पेंडू ही था। गो कि मैं भी गांव का रहने वाला था, मगर मैं रज़िया की तरह बिल्कुल भी नहीं था। मुझे तो रज़िया से गोबर की बू भी आती थी। ये और बात है कि उसने आज तक गोबर को हाथ तक न लगाया था। वो तो बहुत लाडली थी अपने वालिदैन की। जब अम्मी और रज़िया का गम कुछ कम हुआ तो मैंने वापस शहर की राह ली थी, क्योंकि मेरे इम्तहानात भी होने वाले थे। शहर जाने से पहले मैं अम्मी से कह गया था कि आप रज़िया के लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दें, क्योंकि वो मेरे जोड़ की नहीं है। तब तो अम्मी चुप कर गई थी, मगर जब इम्तहानात से निमट कर वापस आया तो अम्मी ने मेरे सामने रो रो कर आंसू के समंदर बहा दिए थे। वो बोली, एजाज, तुमने 3 मरहूमों की आखिरी ख्वाहिश को मानने से इनकार क्यों कर दिया है? तुम ये जान लो कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ रज़िया से ही होगी, नहीं तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगे। मैं बेइंतहा मजबूर हो गया था, इसीलिए मुझे ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा था। शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसीलिए शादी के पहले दिन से ही मैं रज़िया को जूते की नोक पर रखने लगा था। कुछ अरसे बाद मुझे मालूम हुआ कि रज़िया तो मामू की करोड़ों की जायदाद की मालकिन है और अब इस जायदाद की देखभाल भी मुझे ही करनी थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैंने भी अपने लिए राह फरार तलाश कर ही लिया था। हुआ यूं था कि मैंने सारी ज़मीनें वगैरह मुलाजमीन के सुपुर्द कर दी थी। हर माह आकर रजिस्टर देख लेता और बाकी का हिसाब किताब अम्मी के हाथ में दे जाता था और ख़ुद पैसे बटोर कर शहर ले जाता। मैंने शहर में ही अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली थी और जब जॉब के मुतालिक अम्मी को बताया तो उन्होंने अपना माथा पीट लिया था। वो बोली, ये क्या कर रहा है तू? यहां तुम करोड़ों की जमीन छोड़कर कौड़ी कौड़ी की मुलाजमत करते फिरोगे? मैं बोला, अम्मी, दरअसल बात यह है कि मैं रज़िया से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पसंद वो। उसे तो ना पहनने का ढंग है और ना ही उठने बैठने का। मुझे डर है अगर मैं मुस्तकिल तौर पर यहां रहा तो रज़िया को इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे, मगर वो खामोश रहीं। उन्होंने मुझसे मजीद कोई बात न की। उन्होंने अपने इकलौते बेटी की कुर्बानी देकर भाई की बेटी की खुशियां बचा ली थी। शहर में मैं खूब अच्छी जिंदगी बसर कर रहा था। रज़िया की जमीनों से काफी आमदन हो जाती थी और वो सारी आमदन मैं शहर में उड़ा देता था। मैं जिस ऑफिस में मुलाजमत करता था वहां पर एक नई लड़की जॉब की गर्ज से आई थी। उसका नाम आफिया था। उसकी जानदार शख्सियत देखकर मैं उसके इश्क में मुब्तला हो चुका था। मुझे उस जैसी ही बातमाद और सरफरी लड़कियां पसंद थीं। कुछ ही दिनों में हमारी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। आफिया काफी बेबाक थी। वो रज़िया जैसी डरपोक नहीं थी। मैं आफिया के इश्क में गिरफ्तार हो गया और उससे शादी के मुतालिक पूछा तो उसने झट से हाँ कहती थी। आफिया से शादी करके
मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया था। मेरी ये शादी खुफिया थी। घर में किसी को भी इसके मुतालिक नहीं पता था। मैं माजी की सोचों में ही मगन था कि मुझे आफिया की याद सताने लगी। मैंने जल्दी से मोबाइल निकाला और उसे कॉल करने लगा। बेल तो जा रही थी, मगर उसने फोन नहीं उठाया था। मुझे उसकी फिक्र होने लगी थी। शाम के अंधेरे भी बढ़ने लगे थे। मैं जल्दी से नीचे आया और हिसाब किताब अम्मी को थमाकर शहर जाने की इजाजत मांगने लगा। अम्मी परेशान हो गई थी। वो बोली, बेटा सुबह चले जाना तुम, अभी अंधेरा फैल गया है, मुझे तुम्हारी फिक्र सताती रहेगी। रजिया बोली, अम्मी जाने देना, इनके 100 काम शहर में फंसे होंगे और फिर देर सवेर तो होती ही रहती है। मैं रजिया को देखता रह गया था। उस वक्त तो मुझे आफिया की फिक्र थी, इसीलिए मैं शहर चला आया। लेकिन मैंने सोच लिया था कि रजिया के परपुर्जे तो काट कर ही रहूंगा। मैं रात गए घर पहुंचा था। दरवाजे पर खड़ा बेल बजाता रहा, मगर किसी ने दरवाजा न खोला। यूं ही मुझे खड़े खड़े 10 मिनट हो गए। तब कहीं जाकर आफिया ने दरवाजा खोला था। वो बिल्कुल फ्रेश थी, खूबसूरत लाल लिबास पहने हुए, चेहरे पर मेकअप किए हुए, निरोठे से अंदाज में मेरे रूबरू खड़ी थी। मैं बोला, आफिया तुम्हारी हालत देखकर ये तो हरगिज नहीं लगता कि तुम सो रही थी, फिर मुझे इतनी देर इंतजार क्यों करवाया? तो वो बड़ी अदा से बोली, मैं सो ही रही थी, मगर जब बेल हुई तो उठ गई। दूरबीन से देखा तो आप दरवाजे में खड़े थे, इसीलिए मैंने जल्दी से शावर लिया और यूं सज धज कर आपके सामने आ गई। अब यूं इंसान अच्छा तो नहीं लगता ना कि इतने दिन बाद शौहर घर वापस आए तो बीवी अजीब से हुलिये में उठकर शौहर के सामने आ जाए। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, आफिया बात तो तुमने मुनासिब ही की है। आफिया ऐसी ही थी। उसकी सोहबत में मैं सब कुछ भूल जाता था, हर गिला हर शिकवा। आफिया ने मुझसे शॉपिंग की फरमाइश कर दी थी। वो महंगी चीजों की बहुत शौकीन थी और मेरी तनख्वाह तो इतनी थी नहीं कि उसमें आफिया के शौक पूरे हो सकते। इसीलिए अब मैं रजिया की जमीन का लालच भी करने लगा था कि अगर उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली तो सारी जमीन उसके शौहर के पास चली जाएगी और मैं खाली हाथ रह जाऊंगा। मुझे शहर में भी रह रहकर रजिया के अजीब रवैये का ख्याल आता रहा। इसीलिए मैं 1 हफ्ते शहर में रहकर काम का बहाना बनाकर गांव चला आया था। आफिया बहुत रोई थी। वो मुझे जाने की इजाजत ही नहीं दे रही थी। वो कहती थी कि आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता और मुझे डर भी बहुत लगता है, मगर मैं क्या कर सकता था, मेरी भी मजबूरी थी। खैर, उसके डर का तो मैंने इंतजाम कर दिया था और उसे नया चौकीदार भी रखवा दिया था। मैं घर पहुंचा तो अम्मी घर पर मौजूद नहीं थी, जबकि रजिया बेहतरीन लिबास में मलबूस थी। उसने बहुत सारा मेकअप भी किया हुआ था, हाथों पर भी मेहंदी सजी हुई थी। मैंने उससे पूछा, ये तैयारी क्यों कर रखी है? तो वो निरोठेपन से बोली, अपनी सहेली की शादी, बल्कि खाना बर्बादी में गई थी, इसीलिए तैयार हुई थी। मुझे उसकी बात पर बेतहाशा हंसी आई थी। जिंदगी में पहली बार मुझे वो अच्छी लगी थी। मैंने उसे हाथ से थामा और अपने कमरे में ले गया था। मुझे उस दिन पहली बार एहसास हुआ था कि रजिया बेचारी इतनी भी बुरी नहीं थी जितनी मुझे लगती थी। शाम में अम्मी घर आई तो हम दोनों को एक साथ देखकर बड़ी खुश हुई थी। वो तो मेरी बलाएं लेती न थकती थी। रात हुई तो मुझे फिर से रजिया ने जग भरकर लस्सी का पिला दिया था, जिसे पीते ही मैं सो गया था। सुबह में सोकर उठा तो बहुत हैरान था कि रात भर मैं इतनी देर तक क्यों सोता रहा। शहर में तो मुझे लेट सोने की आदत थी, अगर गांव में मैं 9 बजे ही सो जाता था। दिन भर रजिया मुझसे दूर दूर ही रही, यहां तक कि मैं कोई बात भी करता तो वो उसका जवाब न देती। मैंने उससे वजह पूछी तो वो बोली, आप बिला वजह ही सोच रहे हैं, ऐसी तो कोई बात भी नहीं है। मैं चुप कर गया। शाम के 6 बजे तो मुझे शहर से चौकीदार की कॉल आ गई। वो बोले, साहब जी, यहाँ शहर में मसला हो गया है, आप जल्दी से यहाँ पहुंचे। इस मसले के मुतालिक बीबी जी से बात मत करिएगा, वो परेशान हो जाएंगी। बेहतर तो यही है कि आप उन्हें अपनी आमद के मुतालिक भी कुछ मत बताएं। मैंने चौकीदार से कहा कि वो फिक्र न करे, मैं रात तक पहुंच जाऊंगा। इस बार भी मैं रजिया का राज जाने बगैर ही जा रहा था। मैं जाने लगा तो रजिया ने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया था। मैं गाड़ी में बैठा लाशऊरी तौर पर रजिया और उस शाम के मुतालिक सोचता रहा जो उसके साथ बिताई थी। रात 11 बजे के करीब मैं घर पहुंचा था। मैंने चौकीदार से सवाल किया कि क्या मसला हुआ है। वो बोला, साहब जी, घर की जानिब मसला है, आप घर की ये चाबी लेकर खुद ही घर में दाखिल हो जाएं, आपको मसला नजर आ जाएगा।
मैंने सर हिला दिया और चाबी लेकर घर में दाखिल हो गया। मुझे अपने बेडरूम से आवाजें आ रही थी। दिल टूटने लगा कि इस टाइम मेरे घर कौन आया हुआ है। मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो ये देखकर कदमों तले से जान निकल गई कि आफिया के साथ एक लड़का इंतहाई बेतकल्लुफी के साथ बैठकर एक दूसरे से गपशप लगा रहे थे। और जैसे ही उन दोनों की नजर मुझ पर पड़ी तो वो घबरा गए। मैं अभी तक बेयकीनी किसी हालत में था। वो लड़का होशियार निकला। उसने मेरी उस हालत का फायदा उठाया और मेरे पहलू से निकलकर भाग गया। मैंने आगे बढ़कर आफिया के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और बोला, ये कौन था? आफिया रोने लगी और बोली, वो मेरा भाई था, डर लग रहा था इसलिए उसको बुलवा लिया। इतने में चौकीदार की आवाज आई। वो बोला, साहब जी, ये लड़का आपके जाने के बाद इधर ही रहता था, मैं इसको पकड़ लाया हूं। मैंने मार मार कर लड़के की दुर्गत बना दी थी। तब आफिया रो रो कर मुझसे उस लड़के की जिंदगी की भीख मांगने लगी। वो बोली, एजाज, ये लड़का मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे, मगर हम दोनों ही बहुत गरीब घरानों से ताल्लुक रखते थे। हमने ये तय कर लिया था कि जब तक कुछ बन ना जाए शादी नहीं करेंगे। मैंने ऑफिस में जॉब शुरू कर दी। वहां जाकर पता चला कि एक करोड़पति चौधरी मेरे इश्क में मुब्तला है। जब आपने शादी के मुतालिक पूछा तो मैंने हाँ कह दिया था, क्योंकि इस शादी से मुझे और फैज को बहुत फायदा होने वाला था। मैं आपकी सारी जायदाद हथियाना चाहती थी, इसीलिए मैं आपके साथ मोहब्बत का नाटक करने लगी थी। मैंने आफिया के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। वो बोली, अब आपको मेरी सच्चाई का इल्म हो ही चुका है, तो मुझे तलाक देकर आजाद कर दें। मैं बोला, नहीं आफिया बीबी, कभी भी नहीं। तुमने मुझे धोखा दिया है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अब तुम इसी घर में कैद रहोगी। ना मैं तुम्हें अपनाऊंगा और ना ही छोड़ूंगा। तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे वहीं छोड़कर खुद गांव वापस चला गया था। मैं सुबह सवेरे गांव पहुंचा तो अम्मी बहुत परेशान हुई। वो बोली, बेटा, क्या बात है जो तुम्हें ना तो शहर में सुकून मिलता है और ना ही गांव में? मैं चुप ही रहा था। मुझे देखकर रजिया को जरा भी खुशी नहीं हुई थी। मैं अपनी एक बीवी से धोखा खा चुका था, दूसरी पर एतबार नहीं कर सकता था। इसीलिए मैंने उसके मामलात पर गहरी नजर रखना शुरू कर दी थी। मैं उसे अपने पास बुलाता तो वो काम का बहाना बनाकर उठ जाती। एक दोपहर मैं सोकर उठा तो घर को खाली पाया। मुलाजमा से रजिया के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो छत पर गई है। मैं हैरान रह गया कि दोपहर के इस वक्त छत पर क्या कर रही है। इसीलिए मैं दबे कदमों सीढ़ियां चढ़ने लगा। छत पर चढ़ा तो रजिया और अम्मी को एक साथ बैठे पाया था। अम्मी उससे पूछ रही थी कि रजिया, तुम एजाज से क्यों भागती फिरती हो? तुम्हारी मर्जी नहीं थी शादी में क्या? वो रोने लगी और बोली, अम्मी, जब से होश संभाला है खुद को एजाज से मोहब्बत करते हुए ही पाया है। वो भी अच्छा था, मगर तब तक जब तक शहर नहीं गया था। जब से वो शहर गया है खुद को कोई बहुत ही आला मखलूक समझने लगा है। शादी के बाद मैंने एजाज को अपनी तरफ रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, मगर वो हमेशा मुझसे दूर भागता। यहां तक कि उसके पीछे भागते भागते मैंने खुद को बहुत पीछे छोड़ दिया था। मुझे लगने लगा था कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। मगर फिर मैंने सोचा कि पता तो कराऊं कि एजाज के इस रवैये के पीछे क्या वजह है। मैंने पता कराया, तब पता चला कि उसने तो शहर में दूसरी शादी कर रखी है। उस दिन मैंने खुद को बहुत बेबस महसूस किया था। मैं आपसे छुपकर बहुत रोई थी। उस दिन मैंने सोच लिया था कि मैं एजाज के सामने बिछने से गुरेज करूंगी, अपने दिल में उनकी मोहब्बत को छुपा कर रखूंगी, अगर उनसे प्यार की भीख नहीं मांगूंगी। इसीलिए अब मैं उनसे दूर रहने लगी हूं। अम्मी की बेयकीन से आवाज आई थी, रसिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा बेटा मुझसे छुपकर दूसरी शादी कर ले? तब मैं आगे बढ़ा और बोला, अम्मी, रजिया सच कह रही है। मैंने आपसे छुपकर अपनी पसंद की शहर की पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर ली थी। मगर आपको इल्म है क्या, जब मैं गांव वापस आ जाता था तो वो मेरे पीछे से अपने आशिक को घर बुला लिया करती थी। मुझे इस बात का कभी इल्म ही ना होता अगर मैंने नया चौकीदार न रख लिया होता। मैं उसे रंगे हाथों पकड़कर आया हूं। वो मुझसे तलाक मांग रही थी, अगर मैंने उसे घर में कैद कर दिया। मुझसे बेवफाई करने वाली का यही अंजाम होना चाहिए। अम्मी बोली, बेटा, जो तुमने इस मासूम रजिया के साथ बेवफाई की उसका क्या? मैं रोने लगा और रजिया के सामने हाथ जोड़ दिए और बोला, रजिया, तुम तो बहुत अच्छी हो। मेरा ही दिमाग खराब हो गया था जो तुमसे नफरत करता था।
तुम मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। रजिया बोली, मैं आपको माफ तो कर दूंगी, अगर मेरी भी एक शर्त है। मैं बोला, एक नहीं 100 शर्तें बताओ। उसने कहा, आफिया को तलाक देकर हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दें और मुझसे वादा करें कि आज के बाद किसी लड़की की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेंगे। मैंने उससे वादा कर लिया था। आफिया को भी तलाक देकर आजाद कर दिया था। मैंने अपनी जिंदगी को मां के पुरशफकत साए के नीचे गुजारने का हतमी फैसला कर लिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।